हेलो एंड वेलकम। टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आप सबका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। और जिस तरीके से खूबसूरत सुबह हुई है उसी तरीके से आज टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ये उम्मीद करती है कि आप सबका दीपावली का त्योहार भी खूबसूरती से बीते, रंगों के साथ, दीपों के साथ बीते। गांव हो, कस्बा हो या फिर शहर हो, हर जगह दीपावली की धूम आज देश भर में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो अगले 1 घंटे के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, क्योंकि इसमें तमाम वो खबरें होती हैं जो आपके लिए जाना बेहद ही जरूरी। और चलिए अब आपको अयोध्या की खबर दिखाएंगे, जहां धूमधाम से दीपोत्सव का पर्व मनाया गया और ऐतिहासिक पर्व में लगभग 24 लाख दियों से पूरे अयोध्या को प्रज्वलित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। जी हाँ, राम की नगरी अयोध्या से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अलौकिक है, अद्भुत है। आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपका भी मन प्रफुल्लित हो उठेगा। देखिए जरा। अद्भुत, अलौकिक और अचंभित कर देने वाली ये तस्वीरें किसी का भी मन मोह लेंगी। दीपोत्सव पर अयोध्या में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक नया कीर्तिमान बनाया गया, एक नया इतिहास रचा गया, सब कुछ दिव्य और भव्य। दीपोत्सव के खास मौके पर अयोध्या के 51 घाटों पर 22,23,000 दिए जलाए गए। इन दियों के जलते ही पूरी की पूरी अयोध्या जगमग हो गई। यूं लगा जैसे भगवान राम आने वाले हैं। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपम च हरते पापम दीपज्योतिम ज्योतिम नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। तो वो दीप ज्योति जिसको तिमिर का, कलुष का, पाप का हरने वाला कहा जाता है, वो दीप ज्योति जिसके बारे में साइंस भी ये कहती है कि जब आपके पास आसपास लाइट इतनी होती है कि आपके हैप्पीनेस हार्मोन्स बॉडी अपने आप रिलीज करती है, क्योंकि उसका सीधा ताल्लुक आपके आसपास रेडियंस से होता है। आप ये अंदाजा लगाइए कि उस जगह आप खड़े हों जहां 24 लाख दिए एक साथ जलाए जा रहे हों, जहां लोगों में इस बात को करने को लेकर, अपने भगवान, अपने आराध्य को वेलकम करने को लेकर, त्रेता की उस समय की घटना क्रमों की प्रतिकृति को बनाने को लेकर एक अजब सा उत्साह और उल्लास हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का ओवरऑल एटमॉस्फेयर कैसा होगा, कैसा महसूस कर रहे होंगे लोग। दीपोत्सव के इस खास प्रोग्राम के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था। कहीं लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया गया तो कहीं पूरे शहर को तोरण द्वार से सजाया गया था। इस कार्यक्रम के उत्साह और उल्लास का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रोग्राम को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ विशेष रूप से कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो आज दीपावली का दिन है जो हम सब के लिए बेहद खास रहने वाला है, लेकिन उतना ही खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी, क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने दिवाली अपने परिवार के साथ मनाई और उनका परिवार है भारतीय सेना। साल 2014 से ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। बिल्कुल, और खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी अपने परिवार यानी सेना के जवानों के साथ दीपावली मना सकते हैं। कहाँ दीपावली मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भारत माता की पीएम मोदी इस बार भी दीपावली का त्योहार सेना के जवानों के साथ मना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिवाली पर्व मनाने के लिए पीएम मोदी जम्मू के अखनूर सेक्टर जा सकते हैं। अखनूर सेक्टर की बात करें तो ये छम जोड़िया का इलाका है। हमने देखा है किस तरीके से 1965 और 1971 में पाकिस्तान ने पूरी की यहां से अंदर आने की देखा हमने, किस तरीके से हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देते हुए पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को पूरी तरह से तबाह कर दिया और इस इलाके को पाकिस्तान के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया, लेकिन उन्हें यहां पे अंदर दाखिल नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री उनके जो सुप्रीम सैक्रिफाइस है, उनके बलिदान को याद करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी दीपावली का त्योहार जवानों के साथ मनाएंगे। पिछले साल भी पीएम मोदी दिवाली के मौके पर कारगिल पहुंचे थे, जहां उन्होंने भारतीय सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी।
पीएम मोदी ने साल 2014 में बतौर पीएम सियाचिन में दिवाली मनाई थी। उसके अगले साल यानी 2015 में पीएम मोदी दिवाली के मौके पर पंजाब बॉर्डर पर जवानों के साथ मौजूद रहे। साल 2016 में पीएम मोदी ने हिमाचल के किन्नौर में भारत चीन बॉर्डर के पास जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। साल 2017 में जम्मू कश्मीर के गुरेज और साल 2018 में उत्तराखंड के हर्षिल में जवानों के साथ पीएम मोदी दिवाली मनाने पहुंचे थे। साल 2019 में पीएम मोदी ने एलओसी पर राजौरी में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। 2020 में जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर पीएम ने जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। साल 2021 में राजौरी के नौशेरा सेक्टर और साल 2022 में कारगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाते पीएम मोदी नजर आए थे। पिछले 10 साल में हमने देखा है कि 6 बार जब से उन्होंने अपना कार्यभाग संभाला है तो जम्मू कश्मीर लद्दाख सेक्टर में उन्होंने आकर जवानों के साथ दिवाली मनाई है। 2014 में वो सियाचिन गए थे, उसके बाद पिछले वर्ष हमने देखा वो कारगिल आए। इससे पहले नौशेरा, गुरेज और राजौरी सेक्टर में भी आ चुके हैं, लेकिन इस बार अखनूर सेक्टर में जवानों के साथ वो दिन बिताएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है ये अपने परिवारों से दूर है लेकिन हमारे दिलों के हमेशा करीब रहते हैं और ये मेरा परिवार है, मैं हमेशा अपने परिवार के साथ रहूंगा, क्योंकि ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो दिल्ली में ना रहकर जवानों के बीच में अपना त्योहार मनाते हैं। वहीं मोदी ने दिवाली पर देश के लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने और सेल्फी नमो ऐप पर साझा करने का आह्वान किया है। आज दिवाली के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के वनटांगिया गांव पहुंचेंगे और वहां दिवाली मनाएंगे। दरअसल सीएम रहते हुए 7वीं बार योगी आदित्यनाथ जो है इस गांव में दिवाली मनाएंगे और सांसद रहते हुए साल 2009 से जो थी इसी गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है को दिवाली बिल्कुल श्वेता, और क्यों खास है ये गांव? देखिए, पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वनटांगिया गांव ही पहुंचते हैं दीपावली का ये पर्व मनाने के लिए, और उतनी ही बेसब्री से वनटांगिया गांव के लोगों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उनके बीच आने का, दीपोत्सव उनके साथ मनाने का बेसब्री से इंतजार रहता है। और सोचिए, लगभग 150 करोड़ से ज्यादा के विकास परियोजनाओं की सौगात भी योगी आदित्यनाथ आज वनटांगिया को देंगे। तो देखिए, चुनाव भी कई राज्यों में इस वक्त सर पर हैं, तो अब की दीपावली इन तमाम राज्यों में चुनावी दीपावली होने वाली है और कुछ ऐसा ही नजर आया राजस्थान में भी, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार चुनावी दिवाली मनाई। बिल्कुल 1,56,000 दिए जलाकर अशोक गहलोत ने यहां विद्याधर नगर स्टेडियम में दिवाली मनाई है। किस तरीके की वहां पे तैयारियां थी, क्यों सीएम गहलोत की इस खास दिवाली की चर्चा चारों तरफ हो रही है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मीडिया के कैमरे हैं, सीएम गहलोत हैं और जगमग करते दीप हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव सिर पर है, लिहाजा रोशनी के इस खास त्योहार को मनाने में सीएम अशोक गहलोत भी पीछे नहीं रहे। शनिवार की शाम जयपुर का विद्याधर नगर स्टेडियम जगमग दीपों की रोशनी से रोशन हो गया। स्टेडियम में 1,56,000 दिए जलाकर दीपावली मनाई गई। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीप प्रज्वलित कर दीपावली मनाई। काम किया दिल से कांग्रेस फिर से, सीएम अशोक गहलोत ने इस सियासी स्लोगन के साथ शनिवार को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में चुनावी दिवाली मनाई। ये दीपावली दियों वाली, लेकिन ये दीपावली चुनाव वाली भी है। जी हाँ, चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में दीपावली मनाई जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विद्याधर नगर स्टेडियम में। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये नज़ारा, जो इलेक्ट्रिक दिए जलाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। बाकायदा यहाँ आप देखेंगे 1,56,000 दिए जलाए गए हैं, जैसा बताया जा रहा है। 156 सीटों का टारगेट जो मुख्यमंत्री बात करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये 1,56,000 दिए जलाए गए हैं। आप यहाँ देखेंगे, काम किया दिल से कांग्रेस फिर से। ये तस्वीरों में आप देख पाएंगे, ये जगमग दिए, ये रोशनी, ये चुनावी रोशनी है। राजस्थान में ये पहली बार है जब कोई मुख्यमंत्री 1,56,000 दिए जलाकर दिवाली मना रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2023 में 156 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसी गणित को ध्यान में रखते हुए 1,56,000 इलेक्ट्रिक दिए जलाए गए। इस दौरान गहलोत ने स्टेडियम में आई जनता को भी संबोधित किया और कांग्रेस की गारंटियों को दोहराया। दीपोत्सव कार्यक्रम में कांग्रेस की 7 गारंटियों के बारे में लिखा गया और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा भी दियों की रोशनी से सजाया गया।
राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने चुनावी दिवाली मनाई है। दिवाली के ठीक एक दिन पहले यानी छोटी दिवाली के मौके पर यहाँ स्पेशल कलश यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली गई है। और मध्य प्रदेश की ये कलश यात्रा इतनी खास इसलिए रही कि न सिर्फ राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने यहाँ पर कलश यात्रा में हिस्सा लिया, बल्कि तमाम कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने भी सर पर कलश लेकर इस यात्रा को आगे बढ़ाया और कांग्रेस ने नारा दिया कि अब की दिवाली कांग्रेस वाली। गौर से देख लीजिए इस तस्वीर को। भीड़ में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता हैं और इन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में कांग्रेस के कई राष्ट्रीय प्रवक्ता भी मौजूद हैं। इन चेहरों को अक्सर आप टीवी चैनलों पर कांग्रेस का पक्ष रखते हुए देखते होंगे, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव है, लिहाजा कांग्रेस प्रवक्ताओं की टोली जमीन पर उतर आई है। दीपावली के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलश यात्रा निकाली, इसमें बढ़ चढ़कर महिलाओं ने हिस्सा लिया। भोपाल में चले गए इस कलश यात्रा में कांग्रेस ने अब की दिवाली कांग्रेस वाली का नारा दिया। ये कलश यात्रा 4 से 5 किलोमीटर लंबी थी। इसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रंजीत सिंह सुरजेवाला भी शामिल हुए। खास बात ये थी कि इस यात्रा में महिलाएं कांग्रेस द्वारा उनके घोषणा पत्र में जारी किए गए 11 गारंटियों की तख्तियां लिए हुई थीं। मैंने बोला तू आ दोबारा भैया से करवा दे। तो देखिए, दीपावली और छठ जैसे तमाम पर्व मनाने के लिए धूमधाम से लोग तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन सब अपने घर पहुंचना चाहते हैं और इसलिए रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ लोगों की उमड़ रही है। खासतौर पर सूरत रेलवे स्टेशन पर तो जमकर भगदड़ मच गई। बिल्कुल, सूरत रेलवे स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से यात्रियों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा और भगदड़ मच गई। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में। गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर शनिवार को भगदड़ मच गई, जिसके चलते कई लोग बेहोश हो गए। स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद बेसुध हालत में लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान अस्पताल ले जाते वक्त एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल दिवाली और छठ पूजा त्योहार को लेकर रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिनों से सूरत रेलवे स्टेशन का भी यही हाल है। यूपी और बिहार के लोग यहाँ बड़ी गिनती में रहते और काम करते हैं। त्योहारों के सीजन में लोग घरों का रुख कर रहे हैं, लिहाजा स्टेशनों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। सूरत रेलवे स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं। लोग 24 से 48 घंटे पहले खाना पीना लेकर स्टेशन पहुँच रहे हैं। बावजूद इसके बहुत लोग ट्रेन नहीं पकड़ पा रहे। ट्रेन की बोगियों में भारी भीड़ है। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। बद इंतजामी और ज्यादा भीड़ की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा भीड़ के चलते लोगों की ट्रक छूट जा रही है। सूरत टेक्सटाइल हब के तौर पर जाना जाता है। यहाँ 10 लाख से ज्यादा कारीगर यूपी के रहने वाले हैं। हर साल त्योहार के सीजन में रेलवे स्टेशन की अमूमन ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। साल बदलते रहते हैं पर हालात नहीं बदलते। हर साल की तरह इस साल भी हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। सूरत के बाद बात करेंगे बिहार की। बिहार में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। यहाँ सरेआम एक युवक को गोली मार दी गई और ये पूरी घटना यहाँ मौजूद एक सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई। हालांकि पूरी वारदात कब कैसे क्यों हुई, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। बिहार की राजधानी पटना से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ बाइक सवार अपराधियों ने बीच सड़क पर सरेआम एक युवक को गोली मार दी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल मोड़ के पास की बताई जा रही है। इस तस्वीर को देखिए। बाइक पर 3 बदमाश नजर आ रहे हैं। थोड़ा आगे जाकर बाइक रुकती है और एक बदमाश नीचे उतरता है। 2 बदमाश बाइक पर ही बैठे रहते हैं। ये बदमाश हाथ में पिस्तौल लहराते हुए आगे बढ़ता है और देखते ही देखते ये बदमाश इस युवक पर एक के बाद एक फायर शुरू कर देता है। कुछ सेकंड में युवक नीचे गिर जाता है। इसके बाद तीनों बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। गंभीर हालत में युवक को पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वारदात के बारे में पता लगते ही इलाके में सनसनी फैल गई। लोग इस घटना के बाद दहशत में हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। और अब बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, शराब बंदी वाले बिहार की राजधानी पटना में उत्पाद विभाग ने करोड़ों की शराब सीज की है।
बिल्कुल, खुलासा कैसे हुआ इस पूरे मामले का, शराब कहां से लाई गई थी, कहां लेकर जाई जा रही थी, पूरी खबर इस रिपोर्ट में। इस तस्वीर को देखिए। आप सोच रहे होंगे कि ये एक ट्रक है और ट्रक में सामान लदा है, लेकिन इसमें हैरत वाली बात क्या है? तो चलिए पूरे राज से पर्दा उठाते हैं। इस तस्वीर को देखकर कुछ हद तक आप मामला समझ गए होंगे। दरअसल ट्रक में भूसे के बोरे दिखाई दे रहे हैं और इन बोरों के पीछे तहखाने में छिपाकर विदेशी शराब ले जाई जा रही थी। पकड़ी गई विदेशी शराब की कीमत 35 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये शराब पंजाब से मंगवाई गई थी। पटना उत्पाद विभाग की टीम ने जब स्कैनिंग की तो पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। एक दो नहीं बल्कि विदेशी शराब के 328 कार्टन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कहने को बिहार में शराबबंदी है, लेकिन अलग अलग तरीकों से शराब को चोरी छुपे सप्लाई किया जा रहा है। अब सवाल है कि इतनी आसानी से ये सब कैसे हो रहा है? क्या इस मामले में प्रशासन की भी मिली भगत है? ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर इस गोरख धंधे के तार कहां तक फैले हैं। अगली खबर बिहार के गया से है, जहां स्कूली बस हादसे का शिकार हुई है। यहां स्कूल की बस पलट गई, जिससे बच्चे जो है रोने चिल्लाने चीखने लगे। कई बच्चे हादसे का शिकार भी हुए। और कैसे ये हादसा हुआ, इसकी क्या वजह थी, क्यों स्कूल प्रशासन जो है वो सवालों का जवाब देने से बच रहा है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोऑपरेटिव पब्लिक स्कूल का स्कूल बस अभी कैंट से पहले बिहार के गया में स्कूल बस पलटने से हादसा हो गया। 1 दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राओं को हादसे के चलते चोटें आई हैं। घायल बच्चों को मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हेल्प करें। घटना मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के OTA 5 नंबर गेट के पास की बताई जा रही है। बस में 7वीं, 8वीं और 9वीं क्लास के तकरीबन 25 बच्चे सवार थे। ये बच्चे स्कूल वैन में सवार होकर एनुअल स्पोर्ट्स मीट के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में स्कूल बस का एक पहिया खुल गया, जिससे बस सड़क किनारे एक गड्ढे में पलट गई। बस के पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। बच्चे रोने चिल्लाने लगे। काफ़ी बच्चों को काफ़ी चोट आ गई है। आसपास से गुजर रहे लोगों ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को एक एक कर बस से बाहर निकाला। बस का शीशा टूटने से कई बच्चों के सिर में चोटें आई हैं। फिलहाल बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं स्कूल प्रशासन इस घटना पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। एक्सीडेंट हो गया है, इसमें कुछ बच्चे इंजर्ड हो गए हैं। बस दुर्घटना किसकी लापरवाही से हुई, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। फिलहाल परिवहन विभाग के अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं। दिल्ली की रोहिणी में हुए बस हादसे के अंदर की तस्वीरें आप सामने आई हैं, जिसकी वजह से हादसे का जो सस्पेंस है उससे तस्वीर जो है वो साफ हो गई कि आखिर हादसा कैसे और क्यों हुआ। अचानक बताया जा रहा है ड्राइवर की तबीयत बिगड़ गई और बेकाबू बस ने कई वाहनों को रौंद डाला है। तस्वीरें जो हैं वो वाकई में डरावनी है, आप भी देखिए। वीडियो दर्दनाक और खौफनाक है। वीडियो में बस को एक एक कर कई वाहनों को टक्कर मारते हुए देखा जा सकता है। दिल दहला देने वाली ये घटना दिल्ली के रोहिणी में घटी थी। दुर्घटना में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि कई लोग जख्मी हो गए थे। इस वीडियो को देखकर तो कोई भी सोचेगा कि ये जानलेवा हादसा ड्राइवर की गलती से हुआ या फिर ब्रेक फेल होने से बस बेकाबू हो गई। लेकिन जब आपको इस घटना की वजह की हकीकत का पता चलेगा, आप भी सन्न रह जाएंगे। दरअसल रोहिणी बस एक्सीडेंट का नया वीडियो सामने आया है। बस के अंदर का CCTV फुटेज सामने आने के बाद हादसे की वजह से पर्दा हट गया। हालांकि इस वीडियो को गौर से देखने पर पता चलता है कि अचानक ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्राइवर अपनी सीट पर लुढ़क गया। हालांकि बस में मौजूद कंडक्टर और मार्शल ने दौड़कर गाड़ी को रोकने की कोशिश भी की। तब तक बस की चपेट में लोग आ चुके थे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को मिर्गी का दौरा पड़ा था। इस वजह से उसने बस पर नियंत्रण खो दिया और इतनी बड़ी घटना हो गई। जांच में पता चला है कि ड्राइवर संदीप कुमार को मिर्गी की बीमारी पहले से।
श्रीनगर के मशहूर डल झील के बीचों बीच भयानक आग लग गई, जिससे जो पर्यटक थे वो खौफजदा हो गए। हालांकि ये आग कैसे लगी और इस अगजनी में जान माल के नुकसान की कितनी खबर है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पानी में लगी भयानक आग और आसमान में धुआं उठने लगा। ये सुनकर आपको आश्चर्य जरूर हो रहा होगा, लेकिन हम आपको कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुना रहे, बल्कि ये वीडियो उस प्रमाण है। कहा जाता है कि पानी और आग में बैर होता है, लेकिन पानी से आग की तपेश और आक्रोश भी शांत हो जाती है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा है। पानी में आग की भयानक और खतरनाक ज्वाला धधक रही है। भीषण आग की घटना श्रीनगर के विख्यात डल झील की है। डल झील में आग ने जमकर तांडव मचाया। बताया जा रहा है कि आग पहले एक हाउस बोट में लगी थी और देखते ही देखते विकराल हो गई। चंद ही मिनटों में आग ने कई हाउस बोट को अपनी चपेट में ले लिया। आग में कम से कम 5 हाउस बोट जलकर राख हो गए। 3 झोपड़ियां भी इससे जल गई। शॉर्ट सर्किट से हाउस बोट में आग लगी थी। राहत की बात यह है कि भीषण अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने के बाद लोगों में कोहराम मच गया। मौके पर मौजूद सैलानी भीषण आग को देखकर डर गए। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले आग अपना काम कर चुकी थी। झील में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। वहीं आग की खबर मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी का सीजन शुरू हो गया है और इसकी वजह से लगातार ठिठुरन बढ़ती जा रही है। हल्की बारिश के बाद मैदानी इलाकों में भी तापमान गिरता जा रहा है। मौसम खराब होने के बावजूद 4 धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के जोश में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। रिपोर्ट देखिए। बद्रीनाथ धाम में पिछले 2 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। जहां तक नजर जा रही है, सफेद नजारा देखने को मिल रहा है। पहाड़ बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बीच भी श्रद्धालु धाम में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ में 2 इंच बर्फबारी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर से बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 27 अप्रैल को खोले गए थे। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक 16 अक्टूबर तक 4 धाम में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। करीब 5,40,000 वाहन भी 4 धाम पहुंचे। यात्रा शुरू होने के बाद 1,78,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। 1,59,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। एक तरफ भगवान बद्री विशाल के मंदिर को लगभग 17 क्विंटल फूलों से सजाया गया, तो वहीं बर्फबारी भी एक तरह से मंदिर का श्रृंगार कर रही है। धाम में पारा गिरकर 1 डिग्री पहुंच गया। इसके चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में शुक्रवार शाम को अचानक मौसम बदलने के बाद बारिश और हल्की बर्फबारी शुरू हुई थी, जो शनिवार को भी जारी रही। यमुनोत्री धाम में भी शुक्रवार से बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। 4 धाम यात्रा अब अपने अंतिम चरण में चल रही है। 14 नवंबर को गंगोत्री धाम, 15 नवंबर को यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो आज दिवाली का मौका है और दिवाली पर आपकी तैयारियां पूरी हो गई होंगी। दिवाली के मौके पर नई चीजें खरीदने और घरों को सजाने की परंपरा है, यानी कि पुराने की जगह नए का स्वागत। तो नई चीज का स्वागत सज संवर कर ही होगा। तो दिवाली के जश्न में आप भी तैयार होकर आइए। मोदी के रैली के दौरान कुछ ऐसा हुआ, हड़कंप मच गया। दरअसल यहाँ पीएम जब स्पीच दे रहे थे तो एक लड़की जो है वो इलेक्ट्रिक टावर पर चढ़ गई और जैसे ही पीएम की नजर उस लड़की पर गई, पीएम ने अपनी स्पीच रोक दी और उससे नीचे उतरने की अपील भी करने लगे। उसके बाद क्या कुछ हुआ दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, तभी एक लड़की पोल पर चढ़ गई। कोई कुछ समझ पाता, सुरक्षा बल लड़की को रोक पाते, उससे पहले ही पीएम मोदी की नजर उस पर पड़ गई। फिर क्या था, पीएम मोदी ने अपना भाषण बीच में रोका और लड़की से नीचे उतरने की अपील करने लगे। आप नीचे आओ बेटा, बेटा नीचे आओ, बेटा नीचे आओ। देखिए बेटा, मेरा माँ क्यों बेटा ये बेटा अच्छा नहीं है,
ठीक है बेटा ये तार इसका बिगड़ा हुआ है बेटा, हम आपके बेटा प्लीज आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। देखिए बेटा ये वैसे भी ये तार की स्थिति अच्छी नहीं बेटा। लड़की के पोल पर चढ़ते ही रैली में खलबली मच गई। पीएम मोदी स्पीच रोककर लड़की को समझाते रहे, लेकिन लड़की नहीं रुकी, वो ऊपर और ऊपर चढ़ती रही। दरअसल इस लड़की ने पीएम मोदी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये खतरनाक रास्ता चुना। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लड़की हैलोजन लाइट लगाने के लिए तैयार की गई ऊंची टावर संरचना पर चढ़ गई। भाषण देते समय जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की नजर उस पर गई, उन्होंने अपना भाषण रोककर युवती से तुरंत नीचे उतरने की अपील की। प्लीज बेटा नीचे आइए, बेटा ये मैं आपकी बात सुनूंगा, बैठिए बेटा, बेटा नीचे आइए प्लीज। विनो ये वहाँ पर शॉर्ट सर्किट है बेटा, नीचे आइए। नहीं बेटा ये ठीक नहीं है बेटा, ये यहाँ इससे ऐसा करने से लाभ नहीं होगा। मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ, प्रधानमंत्री ने हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच आगाह किया कि बिजली के तारों में खराबी जैसे कारणों से शॉर्ट सर्किट का खतरा हो सकता है। काफी देर के बाद लड़की समस्याओं का समाधान करने के आश्वासन से सहमत हो गई और टावर से नीचे उतर आई। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद में मडीगा आरक्षण पोराटा समिति द्वारा आयोजित एक रैली में हिस्सा लिया था और इसी दौरान ये हैरान करने वाली घटना घटी। नोएडा की रेव पार्टी में सांपों के जहर के इस्तेमाल में जो जांच चल रही है पुलिस की, वो जांच अब तेज हो चुकी है। अब देखिए किस तरीके से एल्विश यादव तो इस मामले में शामिल है ही है। ये जांच जो है तेज होते हुए सिंगर फाजिलपुरिया तक जो है पहुंच गई है। मामले में गिरफ्तार सपेरों ने बड़ा खुलासा किया है। क्या है वो खुलासा, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। बिग बॉस OTT 2 के विनर रहे एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इतना ही नहीं, रेव पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में सिंगर फाजिलपुरिया की परेशानी भी बढ़ने वाली है। पकड़े गए सपेरों ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पता चला है कि नोएडा के अलावा भी रेव पार्टी गुरुग्राम और बाकी कई जगहों पर आयोजित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही आरोपियों ने यह भी कबूल किया है कि सिंगर फाजिलपुरिया के गाँव में भी पार्टी आयोजित हो चुकी है, जहाँ सपेरे सांप लेकर आए थे। मैं गुड़गांव के फाजिलपुर गांव पर ही हूँ। मेरे पीछे की तस्वीर को देखिए, यही गुड़गांव के अंदर फाजिलपुर गांव है और यहीं पर राहुल ने पुलिस पे कबूला है कि वो यहाँ पर पार्टी में भी आया था और सांपों को लेकर आया था। और इस तरीके की पार्टी, रेव पार्टी जो हुआ करती थी और उसमें सांपों का इस तरीके के काम किए करते थे, गाना बजाया करते थे, बीन बजाया करते थे। यही नहीं, राहुल ने यह भी कहा है कि इसके साथ साथ दिल्ली या NCR में भी कई जगह पर पार्टी हुआ करती थी, बुकिंग हुआ करती थी और उन पर अपनी टीम को लेकर जाया करता था। नई जानकारी के बाद पुलिस एक्टिव है। पकड़े गए आरोपियों को लेकर पुलिस उन जगहों पर जा सकती है जहां रेव पार्टी आयोजित की जाती थी। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि रेव पार्टी में कौन कौन आया करता था। पुलिस ने सिंगर फाजिलपुरिया को भी नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया है।